हेलो दोस्तों, ये पिक्चर आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखी होगी, वो चाहे टेक्स्ट बुक्स में हो या इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए। बीच में सूरज और सभी प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हुए। पर क्या आपने कभी सोचा कि इसमें खास बात क्या है? जरा गौर से देखिए। पर इस बार थोड़ी चलती फिरती इमेज को आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। सारे ग्रह एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं और हाँ, सभी लगभग एक ही प्लेन में। असल में ये पैटर्न हमारे सोलर सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, हम इसे स्पेस में हर जगह देख सकते हैं। सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर के मून्स एंड इवन गैलेक्सीज, ये सब फ्लैट डिस्क की तरह है। लेकिन क्यों? क्या ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा कि ये सब चीज़ें एक थोड़े स्फेरिकल शेप में हो? इसका कोई ऑब्वियस रीज़न तो नहीं है कि सभी प्लैनेट्स, मून्स और दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स एक ऑर्बिटल प्लेन में ही नजर आए, राइट? और इज देयर? लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले वो अकेला फोर्स जो इतने बड़े स्केल पर मायने रखता है, वह है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और आप शायद इसके बारे में पहले से काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसे कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ये दूरी के साथ कम भी होता है तेजी से। या यदि आप आइंस्टाइन की थियोरी में हैं तो ग्रेविटी स्पेस टाइम के कर्वेचर की तरह है, एक एक्चुअल फोर्स नहीं। कुछ भी हो, एक खास बात जो ग्रेविटी में है वो ये है कि ये हमेशा सेंटर टू सेंटर काम करती है। अगर कुछ मैसेज एक साथ रखे हों तो उनके बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एक लाइन में लगेगा, लाइन जो उनके सेंटर्स को जोड़ती है। पर यह सब ग्रहों के घूमने से कैसे जुड़ा है? असल में ये उन बड़े कारणों में से एक है जिनसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और घूमते रहते हैं और अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। क्या आपने कभी दो स्टील मैसेज के बारे में सोचा है? वो ग्रेविटी के अंडर कैसे बिहेव करेंगे? वो बस एक दूसरे को खींचते जाएंगे और अंत में बूम, टकरा जाएंगे एंड दैट्स इट, नो ऑर्बिटिंग। एक दूसरे के चारों ओर घूमेंगे नहीं। लेकिन रुको, हम तो हमेशा देखते हैं कि ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रह बस एक जगह स्थिर नहीं है, वो मूव कर रहे हैं और वह मूवमेंट टेंजेंशियली एक तरह का आउटवर्ड फोर्स पैदा करता है। वही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करे हुए है। यह एक टग ऑफ वॉर की तरह है जहां दोनों ओर से बराबर फोर्स लगता है। ऐसे सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज और दूसरे सिस्टम्स टिके हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रेविटी, क्योंकि यह सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट करती है, यह किसी टू पार्टिकल सिस्टम में एक ट्विस्ट या टॉर्क पैदा नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, यह चीज़ों को एक दूसरे के चारों ओर या एक को दूसरे के चारों ओर घूमने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उसी तरह जैसे आप एक पत्थर को सिर्फ रस्सी से खींचकर घुमा नहीं सकते जब तक कि आप उसे एक हल्का धक्का नहीं देते। एक बार हल्का सा स्विंग किया तो रस्सी उसे ऑर्बिट में रखती है या फिर वो सीधा चला जाएगा। गणित की भाषा में बोले तो वहाँ कुछ ऐसा है जिसे सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन चेंज नहीं कर सकता। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह है एंगुलर मोमेंटम, दिस प्रोडक्ट राइट हेयर। और एक सेंट्रल फोर्स मोशन में, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मोशन है, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब यह कांस्टेंट है। इसलिए अगर कोई चीज़ घूमना शुरू कर दे तो वह जल्दी से रुकने वाली नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि अगर किसी वस्तु की दूरी सेंटर से बदलती है तो उसकी स्पीड एडजस्ट हो जाएगी ताकि बैलेंस बना रहे। आपने देखा जब आइस स्केटर्स अपने हाथ अंदर खींचते हैं वे तेजी से घूमने लगते हैं। यहाँ यही आइडिया काम कर रहा है। व्हेन वी से एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड, तो ये डायरेक्शन में भी फिक्स्ड है। हम बात कर रहे हैं मोशन की प्लेन की, बिल्कुल वैसे जैसे एक फिजेट स्पिनर जब तेजी से घूमता है वह एक ही प्लेन में रहता है। उसे झुकाने की कोशिश करो और वह विरोध करेगा। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन एक्शन। ऑलराइट, हमने पता कर लिया कि एक बार ये मोशन शुरू हो जाए, ग्रहों का गोल गोल घूमना, तो फिर ये आसानी से खत्म नहीं होने वाला। लेकिन शुरुआत में वो ग्रह और चंद्रमा उस फ्लैट डिस्क में आ कैसे गए? असल में जब पृथ्वी बनना शुरू हुई, हमारा सौरमंडल ऐसा नहीं था जैसा आज हम इसे देखते हैं। उस समय एक बड़ा, एक विशालकाय गैस और धूल का बादल था, द सोलर नेबुला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बादल क्यों एक खास एक्सिस के अराउंड घूमेगा, और आप सही हैं, इट वुडंट बी ऑलवेज। लेकिन बात यह है कि भले ही पूरा सिस्टम एक खास एक्सिस के अराउंड ना घूम रहा हो, उसके छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि वह हिस्सा जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना, कुछ ना कुछ स्पिन या एंगुलर मोमेंटम रहा होगा। हमें कैसे पता चला? आज हम इसे देखते हैं। हमारा सोलर सिस्टम अब भी घूम रहा है, तो इसमें पहले भी कुछ ना कुछ स्पिन रही थी। एक्चुअली जो क्लाउड हमारा सौरमंडल बना वह एक और बड़े मोलिकुलर क्लाउड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तो जब शॉकवेव आई, उस बड़े बादल के अलग अलग हिस्से कोलैप्स करने लगे। हर एक ने अपना अलग सौरमंडल बनाया, जैसे हमारा।
इतने बड़े सिस्टम में यह बहुत संभव है कि हर छोटे हिस्से में कुछ ना कुछ स्पिन हो, ए नेट एंगुलर मोमेंटम। पूरे सिस्टम में भले ना हो। तो हमारे सोलर सिस्टम में स्पिन पहले से था, वो बस नोटिस करने लायक नहीं था। दैट वॉज गोइंग टू चेंज इवेंचुअली। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से नेबुला जैसे जैसे कोलैप्स हुआ वो तेजी से घूमने लगा, और जब ये बादल सिकुड़ रहा था अपोजिट स्पिन्स एक दूसरे से टकराकर कैंसिल हो रहे थे। हमारे पास क्या रहा? ए रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर। सेंटर में ज़्यादा डेंसिटी होने से एक प्रोटोस्टार बना जो बाद में जाकर सूरज बन गया। इसके चारों ओर एक लगभग फ्लैट डिस्क था, द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। हम वास्तव में इसी तरह की संरचनाएं बहुत से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में बनता देखते हैं। सोचिए कि कैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में साइक्लोन्स बनते हैं, या कैसे शक्तिशाली ओशन करंट्स स्विर करते हैं। यहाँ भी एक सिमिलर प्रोसेस चल रही है। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर छोटे छोटे ऐसे और भी सिस्टम्स बन रहे थे, जिससे अंततः ग्रह और उनके चंद्रमा जन्मे। ज़्यादातर गैस और धूल तो सूरज और बड़े ग्रहों को बनने में ही खींची गई। कुछ ने छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बनाए। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ सूरज, ग्रह, चंद्रमा और दूसरे स्मॉलर डेब्रिस एक ही दिशा में घूमने लगे थे, एक ही ऑर्बिटल प्लेन में। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही घूमती हुई संरचना से आए थे, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से। और इस तरह हमें सौरमंडल मिला जिसे आज हम जानते हैं, जिसमें सभी ग्रह एक फ्लैट प्लेन में घूम रहे हैं।